अगस्त 2021 में एक माँ अपनी 2 बेटियों को, एक की उम्र 15 साल और एक की उम्र 13 साल होती है, रोती हुई परेशान करीबन सुबह के 3-4 बजे अपने एक हॉस्पिटल में लेकर आती है और बहुत रोते हुए कहती है कि मेरी बेटियों को बचा लीजिए, इन्हें ज़हरीले साँपों ने काट लिया है और इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इतना सुनते ही फ़ौरन उनकी साँप को काटने की वजह से जो इलाज होना चाहिए, जो ज़हर निकालने की जो प्रोसेस होते हैं और उनकी जान बचाने के जो जितने भी तरीके होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने तरीके से चालू कर देते हैं। कुछ देर तक उनका इलाज चलता है, डॉक्टरों से जितना बन पाता है वो लोग कोशिश करते हैं, मगर कुछ देर के बाद उन दोनों लड़कियों को मृत घोषित कर दिया जाता है, उनकी जान नहीं बच पाती है। इतना सुनते ही उनकी जो माँ थी, वो और ज़्यादा परेशान होकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होती है। साथ ही में उनके साथ जितने मोहल्ले वाले और उनके जो मज़दूर साथी थे, क्योंकि वो एक मज़दूरी का काम करती थी, वो और उसकी बेटियाँ, तो सारे जो मज़दूर साथी थे, वो लोग भी उसके साथ में आए होते हैं। वो लोग भी बहुत परेशान होते हैं और सबके मन में एक ही सवाल होता है कि कैसे उसके उनके घर में 2 लड़कियों को साँपों ने काटा और किस कदर इस तरह से काटा कि उनकी जान भी नहीं बच पाई और वो दोनों अब ख़त्म हो चुकी हैं। ये सारे सवालों का जवाब से केवल उनकी माँ के पास था, और जो कि रो-रो के उनका बुरा हाल था और वो लगातार एक ही बात कर रही थी कि इन्हें 2 साँपों ने काटा है, इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। जब मामला आगे बढ़ता है, अगले दिन उन दोनों बेटियों का पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स और उसकी माँ की बयान दोनों अलग ही दिशा में जा रहे थे। इन सब से मीडिया भी वहाँ जमा होने लगी, आस-पास के गाँव के मज़दूर भी वहाँ जमा होने लगे और लोगों के बीच सवालों का ढेर-सा बनता गया कि आखिर माजरा है क्या? इसी बीच उस माँ ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स इकट्ठा करने के बाद उन दोनों बेटियों का अंतिम संस्कार किया, तो सारे लोगों की आँखें नम हो गई उस माँ की तकलीफ़ और पीड़ा को देखते हुए। इसी बीच पुलिस का भी वहाँ पर जमा होना चालू होता है और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये घटना जो है, ये हरियाणा प्रदेश से लगा हुआ एक ज़िला है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। उसका नाम है सोनीपत और ये मामला थाना कुंडली के अंतर्गत आता है। जब इस कहानी के तह तक जाया जाता है, तो जो सच्चाई सामने आती है, वो अपने आप में भी इंसानियत के ऊपर एक शर्मनाक धब्बा साबित होता है और लोग जब इस बात की सच्चाई को जानते हैं कि वाक़ई उन बच्चियों को साँपों ने काटा था या माजरा कुछ और था, तो लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम बात करने जा रहे हैं इन 2 बच्चियों के बारे में, जिनके साथ अगस्त 2021 में ऐसी घटना घटी जिसकी सज़ा अब जाकर नवंबर 2023 में उन आरोपियों को मिली है। दरअसल बात है दिल्ली से सटे हुए हरियाणा प्रदेश के एक जिला सोनीपत और थाना कुंडली की। एक महिला जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखती थी, वो बिहार में जब उसके 7 बच्चे थे, 7 बच्चों में से उसने 1 बेटा और 1 बेटी की शादी कर दी थी और बचे अपने 5 बच्चों के साथ वो काम की तलाश में सोनीपत में रहती थी। इसी बीच उस एक रात वो अपने दोनों लड़कियों को लेकर, 15 और 13 वर्ष की लड़कियों को लेकर वो अस्पताल आती है साँप काटने की बात बताकर, और उन दोनों बेटियों की मौत हो जाती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अलग कहानी बयाँ कर रही थी। इसी कहानी की तह तक जाने के लिए ये मामला पुलिस तक जाता है और पुलिस के उस समय के थाना कुंडली के एसएचओ जो होते हैं रवि कुमार, उन तक ये केस सौंपा जाता है और वो जब उसकी माँ से बात करना चाहते हैं, तो वो एक प्रकार से हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि शायद वो जो खुलकर बताना चाहती है वो मुझे नहीं बता रही है। तो वो अपनी सूझबूझ से यह मामला सब इंस्पेक्टर उषा मलिक को सौंपते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें वो बताए, शायद तुम्हारे साथ वो कंफर्टेबल हो पाए, मुझसे तो वो सिर्फ सांप ही काटने की बात करती है। इतना कहते ही उषा मलिक भी इस सच को जानने की होड़ में लग जाती है और उस महिला से लगातार उसे समझाते बूझते हुए, उसका दर्द बांटते हुए उसे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर तुम्हारी बेटियों के साथ हुआ क्या है, सांपों ने उन्हें नहीं काटा है, हमारे पास
पास रिपोर्ट्स है और हम अब तुमसे जानना चाहते हैं कि सच्चाई है क्या। इस बात को हुए 48 घंटे बीत जाते हैं, मगर 48 घंटे तक भी वो माँ जो थी वो थोड़ी सहमी हुई और थोड़ी ऑफ थी, क्योंकि वो कुछ छुपा रही थी, मगर वो बार-बार सांप काटने की ही बहाना दे रही थी। इसके बाद उषा मलिक थोड़ा उसके साथ घुलने-मिलने की कोशिश करती है, उन्हें उन्हें थोड़ा सांत्वना देती है, खाना-वाना खिलाकर उन्हें शांति से पूछती है, तब वो महिला टूट जाती है और वो सच्चाई बताती है कि दरअसल उस रात हुआ था कि अचानक से 4 आदमी उनके घर में घुस आते हैं और उनके पास चाकू और अन्य हथियार थे। उन्होंने हथियार के नोक पे, चाकू की नोक पे उसकी माँ और सारे बच्चों को कब्जे में ले लिया। इतना होते ही उसकी बड़ी बेटी की नींद खुलती है और अपने ही घर में 4 अनजान व्यक्ति को आधी रात को देखकर वो चीख उठती है। तो उसके चिल्लाने पर वो लोग उसे ज़बरदस्ती कीटनाशक दवाई पिलाने की कोशिश करते हैं। करीबन 1 या 2 घूँट वो उसके पेट में चला भी जाता है और उसके बाद जब उसकी छोटी बहन भी इसी तरह से उठकर हल्की-सी चीख लगाने की, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो लोग डर जाते हैं, तो वो लोग उन्हें चुप कराने के लिए दोबारा उसके मुँह में भी कीटनाशक, क्योंकि वो लोग मज़दूर थे और उनके घर पे वो कीटनाशक पड़ा हुआ था, वो लोग उसके मुँह में उन लोगों को पिलाने की कोशिश करते हैं। इतना होते ही वो लोग उसकी माँ और तीनों लड़कों से भाइयों से कहते हैं कि तुम लोग चुप करके बैठ जाओ, वरना तुम्हारी जान हम नहीं बख्शेंगे। इतना कहने के बाद वो माँ बेबस होकर क्या करती, वो ना चिल्ला पा रही थी, ना अपने बच्चियों को बचा पा रही थी, ना अपने बच्चों को छोड़ सकती थी। वो बेबस होकर एक जगह बैठ जाती है और वो 4 आरोपी उन दोनों लड़कियों के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार करते हैं। तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे तक वो चारों व्यक्ति वहाँ मौजूद होते हैं और उनके साथ बलात्कार का कृत्य किया जाता है। ये होने के बाद वो लोग उन दोनों को, उस माँ को और उन तीनों बच्चों को धमका कर चले जाते हैं कि अगर ये बात बाहर आई तो तुम लोगों की जान हम नहीं छोड़ेंगे। ये कहने के बाद वो लड़कियां लगातार रो रही थी। अब उस माँ के पास कोई समझ नहीं आ रही थी। एक तो वो वहाँ कुछ ही दिन हुए थे उसे वहाँ आए, जुलाई में वो वहाँ आई थी और ये घटना है अगस्त की। दरअसल ये विधवा है और इसके पति की कुछ ही महीने पहले मृत्यु हुई थी और अब इसके पास कमाने का कोई ज़रिया उसे नहीं दिख रहा था। तो बिहार से यह सोनीपत आई थी कुछ काम की तलाश में और वहाँ 15-20 दिन ही हुए थे। वो मज़दूर का वो और उसकी बेटियाँ काम किया करते थे। ज़्यादा उसकी कोई पहचान भी नहीं थी आस-पास पड़ोसियों में। कुछ ही दिन उसे वहाँ हुए थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बात पर भरोसा कौन करेगा, वो अब क्या करे? वो अपनी लड़कियों को छत पर लेकर जाती है और उन्हें समझाती है कि हमारे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तुम लोग अपने आप को सँभालो। और इतना समझाने के बाद वो लड़कियाँ कहती है कि हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जो कीटनाशक हमने पिया है, वो शायद असर कर रहा है और हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत है। इतना कहने के बाद वो लड़कियाँ अपना होश खोने बैठती है और उनकी रोने की और चीखने की और इस तरीके की बातें, जो क्योंकि गाँव था, छोटा-सा एरिया था, पास-पास में ही सबके कमरे थे, तो वो लोग आवाज़ें सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा होते हैं कि बहुत देर से तुम्हारे घर से आवाज़ें आ रही हैं, आखिर मामला क्या है? तो वह माँ उन्हें साँप काटने का बहाना बताकर कहती है कि मेरी बेटियों को अस्पताल जाना है, क्योंकि वो उस माँ को डर था कि वो उसके तीनों लड़कों को भी जान से मार देगी। अगर ये दोनों बेटियाँ बचती हैं तो इन्हें फिर से ये लोग मारेंगे और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। ये इसके बाद सारा मोहल्ला, सारे मज़दूर भाई-बहन जो वहाँ रहते थे, सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं अस्पताल में और उसको लेकर जाते हैं। मगर अफ़सोस वो दोनों लड़कियाँ उस कीटनाशक की वज़ह से और उनके साथ जो हादसा हुआ था शायद उसका भी कोई असर होगा, दोनों वज़ह से वो लोग नहीं बच पाते हैं। इस मामले के सामने आने के बाद जो पुलिस होती है और जो उषा मलिक होती है, वो उन मज़दूरों, जो वहाँ टोटल 25 मज़दूर थे उस घर के, जिस चावल में वो रहती थी, वहाँ के 25 मज़दूरों को बुलाया जाता है, जिसमें से वो महिला जो होती है वो 4 आरोपियों की पहचान करती है। सबसे शर्म की बात यह होती है कि ये 4 आरोपी भी पूरे मोहल्ले के साथ उस वक़्त वहाँ पर हॉस्पिटल में थे, जैसे दिखावा कर रहे थे कि हम आपके साथ आए हैं आपकी लड़की का इलाज करवाने, और बीच-बीच में मौका पाते ही वो उस महिला को डराने पहुँच जाते थे कि तुम अब सवालों को घुमाओ, सवालों का जवाब
अगर तुमने हमारी तरफ किया तो इसके बाद तुम्हारे बच्चे नहीं, तीनों लड़के नहीं बचेंगे, ये दोनों तो अब रही भी नहीं। इस तरीके से वो लोग अपनापन साथ देने के बहाने हॉस्पिटल में ही थे और लगातार उस माँ को धमका रहे थे, लगातार 2 दिन तक उस पर प्रेशर बना रहे थे। मगर वो माँ एक दिन टूट गई और उसने सारी सच्चाई उषा मलिक जो सब इंस्पेक्टर थी इस केस की, उसके सामने रख दी। उन चारों आरोपियों का जब पहचान होता है तो उनमें से एक का नाम होता है अरुण पंडित, जिसके खुद के 4 बच्चे होते हैं और उसकी बेटियों के उसकी जो 2 लड़कियां थी उसके उम्र की ही उसकी भी बेटियां होती है। ये बहुत शर्म की बात होती है और लोग उससे कहते भी हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हारे खुद के इतने इस उम्र के बच्चे हैं और तुमने इस तरीके की सोच इन बच्चियों के ऊपर रखी। लोग ये भी बताते हैं कि शुरू से ही जब वो काम पर कुछ दिन ही हुए थे उनको वहाँ शिफ्ट हुए, तो शुरू से ही अरुण पंडित जो था उसकी खास उसके नाम ज़्यादा सामने आया कि उसकी ही बुरी नज़र थी शुरुआत से। सबसे बड़ी बेटी जो थी 15 वर्ष की, उसके ऊपर और लगातार वो जहाँ भी काम करती थी उस पर ये नज़र थी इसकी। और दूसरा नाम सामने आता है फूलचंद, तीसरा नाम होता है दुखन पंडित और चौथा नाम होता है राम सुहाग। ये चारों भी बिहार के अलग अलग गांव, अलग अलग जिलों से बिलोंग करते हैं और ये महिला और उसके बच्चे भी बिहार से ही बिलोंग करते थे। इसके बाद जो मामला होता है वो पुलिस आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है और चारों आरोपियों की पहचान और उस जगह जहां वो काम करती थी वहां के गवाहों और सबूतों के बिना पर उन चारों आरोपियों को 24 नवंबर 2023 को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और उन 2 बच्चियों को न्याय दिया जाता है। हम यहाँ पर सराहना करेंगे SHO रवि कुमार और जिन्होंने उषा मलिक को ये केस सौंपा और सारे जज को और सारे न्याय व्यवस्था को, जिन्होंने जल्द से जल्द इन दोनों बच्चियों का तकलीफ को मद्देनज़र रखते हुए उन दोनों को न्याय दिलाने की कोशिश की। और आज चारों आरोपी जो कल को किसी और के साथ भी गलत कर सकते थे, सलाखों के पीछे हैं। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना या गलत ठहराना नहीं है, केवल एक सच्ची घटना को आप तक डिटेल में पहुंचाना है। नमस्कार।